अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवाल और आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकनॉमिक्स में और इसके अलावा हम इसको इस्लामिक इकनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ। मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसके बारे में डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि हम प्रोफेसर क्रॉथर की डेफिनेशन देखते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन डिनोट्स द स्टेट ऑफ अफेयर वेयर द वैल्यू ऑफ द मनी गोज डाउन और इन द अदर वर्ड प्राइजेस गो अप। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं तो वो इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन को हम हाई प्राइस पे कह सकते हैं, प्राइस हाइकिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको राइजिंग प्राइस भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा जो सबसे जिसको हम ऑथेंटिक किस्म की डेफिनेशंस मानते हैं वो है कोल बॉर्न की। उसके मुताबिक व्हेन द टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, जब बहुत ज़्यादा मनी बहुत कम जो गुड्स हैं, कमोडिटी हैं, अगर उसको चेज़ करती है, उसको हासिल करने की कोशिश करती है, तो हम उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, जब बहुत ज़्यादा आपके पास मनी है और जब और दूसरी साइड पे हमारे पास चीज़ों की सप्लाई कम है, तो इसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इसके साथ ही प्राइजेस हाई हो जाती हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले मैं इसकी जो मेन टाइप्स हैं उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज एंड स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, on the basis of rising price, on the basis of the government reaction, on the basis of different causes। तो पहले हम इन 6 चीज़ों को लेके चलेंगे। इसकी बेस पे हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की कितनी टाइप है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस। टाइम ऑफ अकरेंस में हम 3 चीज़ों को लेते हैं, वार टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वार इन्फ्लेशन और पीस टाइम इन्फ्लेशन। देखिए, वार के दौरान में इन्फ्लेशन होती है क्योंकि उस वक्त प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही होती है। वार के टाइम में क्योंकि कंट्री सारे अपने सोर्सेज को यूज़ कर रही होती है वार के लिए और प्रोडक्शन के लिए, वो कम चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती है या कम सोर्सेज यूज़ कर रही होती है, तो इस वक्त प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस हैं वो हाई हो जाती हैं। तो अगर किसी भी कंट्री में वार होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो सकती है क्योंकि वार टाइम इन्फ्लेशन होती है और अपने ज़्यादातर सोर्सेज जो कंट्री होती है वो वार के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है, वो है पोस्ट वार इन्फ्लेशन। पोस्ट वार इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्योंकि कंट्री में प्राइस हाइक हो चुकी होती है, वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अपनी ज़्यादातर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा ज़राए नहीं होते, चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन के साथ टैकल करना पड़ता है किसी भी कंट्री को, उसको हम कहते हैं पोस्ट वार इन्फ्लेशन। थर्ड टाइप जो है वो है पीस टाइम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्टिव कामों पे खर्च नहीं कर रही होती। टाइम में जो इन्फ्लेशन होगी उसको पीस टाइम इन्फ्लेशन का नाम दिया जाएगा। हम अगर इन्फ्लेशन को देखते हैं बेसिस ऑफ द कवरेज एंड द स्कोप, तो हमें 2 तरह की उसकी टाइप नज़र आती हैं। वो कंप्रहेंसिव और द इकोनॉमिक वाइड इन्फ्लेशन होती है या फिर स्पॉराडिक इन्फ्लेशन। कंप्रहेंसिव और इकोनॉमिक वाइड इन्फ्लेशन कौन सी होती है? इस टाइप में कंट्री में तमाम जो कंट्री की कमोडिटी एकदम से उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, तो उस दौरान जो इन्फ्लेशन होगी हम उसको नाम देंगे कंप्रहेंसिव और इकोनॉमिक वाइड इन्फ्लेशन। फिर दूसरी है वो है स्पॉराडिक इन्फ्लेशन। ये भी कवरेज एंड स्कोप की बेसिस पे हम इसको देखते हैं। ये वो इन्फ्लेशन होती है कि जब कुछ कमोडिटी की प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है, सारी कमोडिटी नहीं, बस कुछ कमोडिटी हैं उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, किसी भी वजह से हो सकती हैं कि इंक्रीज इन द फूड प्राइसेस ड्यू टू द बैड मॉनसून। इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें हम 2 तरह की टाइप्स पढ़ते हैं, एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन उस वक्त होती है जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंटिसिपेट कर रहे होते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने वाली है, तो उससे पहले वो चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम ये देखते हैं कि हमारे पास बायर ज़्यादा आ रहे हैं, तो सेलर ऑफ कोर्स के अपनी चीज़ों को
महंगी करके बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान जो इन्फ्लेशन होती है उसको एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। तो दूसरी टाइप है प्रेडिक्टेबिलिटी की कैटेगरी में, वो है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। इस टाइप में से नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, या फिर हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस सूरत में जो इन्फ्लेशन होगी वो हमारी अनएंटिसिपेटेड है, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि कुछ अचानक से कोई भी ज़लज़ला आ गया या फिर फ्लड वगैरह आने की वजह से चीज़ें तबाह होना, हमारे कमोडिटी ख़त्म हो जाना, या प्रोडक्शन की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाना, या स्टॉक में अचानक से हम कहते हैं कि कोई हमारे गोदाम वगैरह में अचानक से आग लग जाती है। तो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी वजह से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उस वजह से हमारी शॉर्टेज हो जाती है और हर चीज़ों की प्राइसेस हाई हो जाती हैं। और जब ये प्राइसेस हाई होती हैं तो हम उसको कहते हैं अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। राइजिंग प्राइस में हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से आप सुने। क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। ये मेन टाइप्स में कंसीडर किया जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब होती है? जब किसी भी कंट्री में एक साल में 3% तक अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू RP कैन एक साल के अंदर अगर 3% की चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरी है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। और अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी एग्जिस्ट कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंट्री में। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन 3% से ज़्यादा होगी लेकिन 10% से कम होगी, यानी किसी भी चीज़ों की प्राइसेस जो हाई हो रही है वो 3% से तो ज़्यादा होगी लेकिन 10% से कम होगी एक साल के अरसे में, तो इसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मॉडरेट इन्फ्लेशन। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर स्मॉलसन सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का और वॉकिंग इन्फ्लेशन का, और ये 1 डिजिट इन्फ्लेशन होती है, यानी इसमें 1 डिजिट होता है। फ़र्ज़ करें कि 8%, 9%, 7% इस हद तक होती है, तो इसको हम मॉडरेट इन्फ्लेशन हैं। नेक्स्ट टाइप है वो है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन जब कंट्री में 10% से ज़्यादा, यानी एक कंट्री में चीज़ों की प्राइसेस 10% से ज़्यादा होती है तो तब हम उसे कहेंगे वो है रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप है वो है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन रनिंग इन्फ्लेशन की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं। प्रोफेसर स्मॉलसन के मुताबिक अगर प्राइसेस डबल हो जाएं या ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाती हैं, यानी 21% से लेके 99% इंक्रीज़ हो जाती हैं ये एक साल के अंदर अंदर, तो इसको हम कहेंगे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन कब होती है? ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जब अचानक ही किसी भी चीज़ों की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो हम इसको हाइपर इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है चीज़ों की प्राइसेस हाई हो जाती है 1000% पर एनुअल, या एक साल के अंदर 1000% उसका बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, उसको हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशंस की ये टाइप थी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट रिएक्शन। इस कैटेगरी में हम 2 तरह की इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, ओपन इन्फ्लेशन और सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन कब होती है? जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही होती है मार्केट में और प्राइसेस को सेट नहीं करती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही होती है, और उस वक्त जो इन्फ्लेशन अगर हमें सामने आती है, चीज़ों की प्राइसेस हाई नज़र आएंगी, तो इसको हम ओपन इन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरी इन्फ्लेशन होती है वो है सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन, कि जब गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए या टेम्परेरी मैयर इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो वो होगी सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन। यानी कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेरी उसके ऊपर मैयर लगा के वो कह रही है कि इतने टाइम के लिए चीज़ों की प्राइसेस को गिराया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो उसको सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी एक्चुअल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है, तो तब ये इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मिसलेनियस काजेस। इसमें हम पढ़ते हैं जो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, उनमें है डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
cost pull inflation, sectoral inflation, administrative price inflation, foreign trade inflation, profit inflation, wage inflation, tax inflation, population inflation, fiscal inflation, deficit inflation और credit inflation। ये मेन इसकी टाइप होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। जब किसी कंट्री में किसी चीज़ के कमोडिटी की या सर्विस की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उस वक्त उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर दी जाती है, लेकिन अगर सेलर सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकता होता तो उस टाइम जो इन्फ्लेशन होती है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी डिमांड की वजह से सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो सेलर्स अपनी चीज़ों की प्राइसेस, चाहे कमोडिटी है या सर्विसेज है, उसकी प्राइसेस हाई कर देते हैं। तो उस टाइम जो इन्फ्लेशन होगी वो होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अगर तो किसी चीज़ों को बनाने के लिए या कमोडिटी को बनाने के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अगर तो वेजेस लेबर की इंक्रीज हो जाती हैं या रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं होता, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो फाइनल गुड है उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, मुख्तलिफ रॉ मटेरियल या सर्विसेज जो पहले सेलर ले रहा था उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो वो उन सब चीज़ों को उसकी फाइनल प्राइस या फाइनल कमोडिटी में शामिल कर देगा। उसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज होगी वो होगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर इसके अलावा होती है सेक्टरल इन्फ्लेशन। अब सेक्टरल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इस टाइप में हम देखते हैं कि अगर किसी एक चीज़ की या एक इंडस्ट्री जो है वो, क्योंकि डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट होते हैं कि हर कंट्री के अंदर, अगर कोई एक इंडस्ट्री अपनी प्राइसेस को हाई कर देती है तो उसकी वजह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या बाकी दूसरे सेक्टर्स हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर क्रूड ऑयल है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसकी प्राइस, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी प्राइसेस हाई होंगी। उसके अलावा बहुत सी कमोडिटी है उसकी प्राइस जो कि लिंक कर रही थी ऑयल के साथ वो भी हाई हो जाएंगी। यानी सेक्टरल इन्फ्लेशन में एक सेक्टर की प्राइस हाई होने से बाकी सारा सेक्टर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम सेक्टरल इन्फ्लेशन कहेंगे। एक इसकी बड़ी मिसाल है कपास है। कपास की अगर प्राइस हाई कर देती है एग्रीकल्चर सेक्टर तो उससे क्या होगा, अब धागा भी महंगा बनेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल उसका है वो इंक्रीज़ हो गया है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, कपड़ा भी महंगा मिलेगा और इसी तरह से वो फाइनल गुड तक आते आते उसकी प्राइसेस भी हाई हुई होती हैं। नेक्स्ट टाइप है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन उस वक्त कंट्री में एग्जिस्ट करती है जब कोई भी इंटरप्रेन्योर है वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करता है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये मोस्टली कब होता है, जब मोनोपोली होती है, तो अपने वो प्रॉफिट को जब उसने इंक्रीज़ करना होता है तो वो चीज़ों की प्राइसेस अपनी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है। तो उस वक्त हमें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इन्फ्लेशन हो जाती है। इसको प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन का नाम भी दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो है फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। फॉरेन ट्रेड में कब इन्फ्लेशन होगी, जब कोई कंट्री अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर देता है और उसके वजह से कंट्री के अंदर उस चीज़ की शॉर्टेज आ जाती है, यानी उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है कंट्री के अंदर और वो इसको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देता है। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन होगी वो भी हमारी फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होगी। नेक्स्ट टाइप होगी वो है प्रॉफिट इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात इसके नाम से पता चल रहा है कि इट अकर व्हेन देयर इज़ अ राइज इन द प्रॉफिट लेवल ऑफ द कंपनी। जब वो कंपनीज अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देती हैं तो उस वक्त ये प्रॉफिट इन्फ्लेशन होगी। वेज इन्फ्लेशन होती है जब लेबर अपनी वेज इंक्रीज़ कर देती है और उनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास कमोडिटी की सप्लाई कम होती है तो इसकी वजह से प्राइसेस हाई हो जाती हैं। सो वेज इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है वेज इंक्रीज होने की वजह से। टैक्स इन्फ्लेशन होती है कि इफ़ द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज सेल्स चार्ज द हाई प्राइस टू द कंज्यूमर एंड विच विल बी रेज द प्राइस ऑफ द इन्फ्लेशन। क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, तो अब हो क्या रहा होता है कि जब किसी भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं तो सेलर क्या करता है, अपने वो टैक्स को कलेक्ट करने के चक्करों में वो अपनी प्राइसेस हाई कर देता है। वो कहता है कि क्योंकि मैं इसमें कॉस्ट में शामिल कर रहा हूँ और वो इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे कंज्यूमर को पे करना होता है तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो
तो इस तरह से जो हमारी हाई होगी वो टैक्स की वजह से हाई होने वाली इन्फ्लेशन को हम टैक्स इन्फ्लेशन का नाम देंगे कि अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है कंपनी पे, वो कंपनी वही टैक्स को इंक्लूड कर देती है अपनी कमोडिटी की प्राइस पे और वो चीज़ की प्राइस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है वो है पॉपुलेशन इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन इन्फ्लेशन में ये कब होती है कि जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही होती है और उसकी प्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं होती, कमोडिटी की प्रोडक्शन या सर्विसेज उस लिहाज से नहीं बढ़ रही होती, तो लोगों की तादाद देखें अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई है और वहाँ दूसरी साइड पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो तब भी जो इन्फ्लेशन होगी ड्यू टू पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है फिस्कल इन्फ्लेशन। फिस्कल इन्फ्लेशन कब होती है? जब एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज कर जाते हैं और बजट डेफिसिट होता है, तो उस वक्त होने वाली इन्फ्लेशन को हम फिस्कल इन्फ्लेशन का नाम देंगे। फिर इसके अलावा डेफिसिट इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है जैसे कि हमने पहले बात की है, फिस्कल इन्फ्लेशन डेफिसिट इन्फ्लेशन एक जैसी होती है, तो ये भी तब होती है जब किसी गवर्नमेंट अपना डेफिसिट बजट बनाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट है अगर तो उसके रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं बजट बनाते हुए तो वो बैलेंस बजट होगा, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो वो हमारा सरप्लस बजट होता है। लेकिन अगर रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उस दौरान गवर्नमेंट टैक्स वगैरह इंक्रीज़ करती है या अपना रेवेन्यू हासिल करेगी या अपना बैलेंस बजट बनाने के लिए, तो उस दौरान जो इन्फ्लेशन होगी उसको हम डेफिसिट इन्फ्लेशन का नाम देंगे। फिर लास्ट जो टाइप है वो है क्रेडिट इन्फ्लेशन। ये उस वक्त होती है जब किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू द बैंक सिस्टम। किसी भी कंट्री में अगर एक्सेसिव क्रेडिट दे रहा है बैंक या लोन देना शुरू कर देता है, लोन देने की वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, लोगों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ों को उस लिहाज से उसकी प्राइजेज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये सब थी बेसिक कैटेगरी और उसके बाद उनकी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसमें इसके मेजर्स और इसको कंट्रोल करने का तरीका, इसके कॉजेज़ और इसके अलावा इसकी मेन थेरीज कौन कौन सी हैं वो इंशाल्लाह से हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।